दिसंबर के बाद, लगभग 1 महीने के बाद मिल रहे हैं। और हमारे 2 प्रोग्राम थे महत्वपूर्ण, जिसमें 25 दिसंबर को हमने महान सम्राट अशोक की जन्म शताब्दी मनाई और 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले। और इस बीच में हमने सारे ऑपरेशन को सस्पेंड किया था कि अभी हम मीटिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों का अटेंशन इधर उधर डाइवर्ट ना हो। और आप सब लोगों ने बाखूबी सहयोग दिया और आप लोग हम एक बहुत महत्वपूर्ण कदम को, इवेंट को पार करके आगे बढ़े। इसलिए सबसे पहले मैं आप सब लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आप लोगों ने पिछले साल बहुत कम समय में आप लोगों ने इकट्ठे होकर एक जो हमारे महापुरुषों की अपेक्षा थी, मैं एक छोटा सा, यहाँ पे कुछ नए साथी आए हुए हैं, इसलिए उनके लिए मैं एक थोड़े से ब्रीफ करना चाहूँगा कि काका कालेलकर कमीशन को 1955 में बाबा साहब का इंटरव्यू लिया। उसमें उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। प्रश्न किया कि भाई ये रिजर्वेशन कब तक, और ये समाज कब तक, आप रिजर्वेशन कब आप इसे बैकवर्ड कहना बंद करोगे। बाबा साहब ने इसका बहुत सटीक उत्तर दिया। 1955 शायद जनवरी के आसपास, इसी जनवरी की बात है, जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील हो जाएंगे जिस कम्युनिटी में, मैं उसे एडवांस मान लूंगा। ये 55 में बोला। लेकिन 1 साल के बाद ही 18 मार्च 1956 को आगरा में, 18 मार्च 1956 को आगरा में बहुत गुस्से में, निराशा होकर बोलना पड़ा कि ये पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया। मैं इस सारी बात को डिटेल में नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग सब जानकार हो। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा तमाचा था। किसी भी प्रकार का पढ़ा लिखा हो, और कैटेगरी उन्होंने 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील की बात कह दी, तो वो एक स्पेसिफाई हो जाता है कि इन पर सबसे पहले चीज लागू होती है कि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। हमने अपने आप से क्वेश्चन किया, यदि पढ़े लिखे लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया, विद इन गवर्नमेंट सर्विस, आउट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस। इस प्रश्न के आधार बनाकर हमने 2000 में, वैसे 2019 के आसपास, हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम, जो महानायक कांशीराम जी, हमने, आप मान्यवर कहते हो, हमें वो उचित नहीं लगा। पे बैक टू सोसाइटी ने डिसाइड किया था कि हम अब साहब को महानायक कांशीराम जी संबोधित करेंगे। इसलिए यहाँ जो संस्था हमने निर्माण की है, महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग जलगांव, यहाँ पर 3 बेसिक फैकल्टी हम सिखाते हैं, जो 3 ब्रांच इसके फैकल्टी हैं इस स्कूल ऑफ थिंकिंग में। पहली फैकल्टी ऑफ कल्चर ऑफ कास्ट। कल्चर ऑफ कास्ट को हमने हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाति शास्त्र, जाति शास्त्र विद्या विभाग। दूसरा इसका इलाज विचार कौशल विद्या विभाग। कास्ट इज डेंजरस वायरस, थिंकिंग स्किल इज पोटेंशियल एंटीवायरस। इस बात को ध्यान में रख के फैकल्टी ऑफ थिंकिंग स्किल का निर्माण किया। और तीसरा, अभी तक इस देश में विद्वान मंडली ने फुले साहू अम्बेडकर कांशीराम जी, इन महापुरुषों की विचारधारा को हम प्रबोधन की विचारधारा मानते हैं, प्रबोधन एक सबसे बड़ा आधार मानते हैं, पर प्रबोधन एजुकेशन का पार्ट होता है। इस एजुकेशन, महापुरुषों की एजुकेशन फिलॉसफी एक्सप्लेन नहीं हुई थी। हम तीसरी फैकल्टी में अशोक आदि ग्रेड से लेके संतों महापुरुषों, नारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब के चौथे गुरु प्रोफेसर जॉन डिबे, बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर और महानायक कांशीराम जी, इन सब महापुरुषों की विचारधारा में हमने एक एजुकेशन फिलॉसफी देखी, और उसको इस तीसरी फैकल्टी में हम एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ अम्बेडकरिज्म, ये तीसरी फैकल्टी सिखाने की कोशिश करते हैं।
ये स्कूल ऑफ फिलोसफी का ये महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग का निर्माण किया। ये लगभग 15 मार्च 2011 को इसकी शुरुआत हुई। इसके फाउंडेशन हमने 15 मार्च 2011 को इसका उद्घाटन किया। लेकिन पे बैक टू सोसाइटी सस्पेंड हो जाने की वजह से हम और ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे थे। 2017 में पूरे देश में एक लहर आगे बढ़ रही थी कि अगर पॉलिटिकल विंग इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उस विचारधारा के आधार पर जितनी भी पॉलिटिकल विंग बनी है, यूनिट्स हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, क्या ये एक हो सकती हैं तो ये बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। लेकिन हमने 2014 में बुरी तरह से मात खाने के बाद पूरे देश के अंदर, किसी एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे देश के अंदर तमाम अम्बेडकराइट पॉलिटिकल फोर्सेस बुरी तरह से नाकामयाब हुई। एकता की मुहिम चली लेकिन बात बनती नजर नहीं आई, ना बनती नजर आएगी, यहां तक भी हम कंक्लूजन पहुंचे। तो नॉन पॉलिटिकल विंग के लोग क्या इकट्ठे हो सकते हैं? नॉन पॉलिटिकल विंग के लोगों ने तो कम से कम इकट्ठे आना चाहिए। इसके लिए प्रयास शुरू हुए, तमाम जगह इस प्रकार के सम्मेलन हुए, गेट टुगेदर हुई। कमिंग टुगेदर से कुछ निष्कर्ष निकल सकता है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुए, कम्युनिकेशन हुआ, लेकिन वो भी कामयाब होते हुए नजर नहीं आए। 2017 में, मई 2017 में हमारे बीच में श्रीमत नाहर सिंह जी आगरा से बैठे हुए हैं। इन्होंने भी प्रयास किया और करीब 20 संगठनों को उन्होंने उस मई 2017 में आगरा में बुलाया। अच्छे खासे होटल के अंदर मीटिंग ली, हॉल लिया, रहने की व्यवस्था की, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। मैं था झांसी से, मैं भी पहुंचा, जलगांव से मैं पहुंचा था वहां पे और चर्चा की। इनमें निराशा देखी, लेकिन ये मुझे अपने घर पे ले गए। वहां पर हम लोगों ने चर्चा की, बैठे, तब इनके अंदर माइंड में कुछ संचार हुआ कि नहीं, बात बन सकती है, हो सकता है। उन्होंने दूसरे दिन 30-35 साथियों को अपने घर पे ही बुला लिया और उनके, अम्बेडकर साहब आप इन्हें समझाने की कोशिश कीजिए, आप जो मुझे बता रहे थे आप इन सबको बताइए। मैंने करीब 2.25-3 घंटे वहां पर समझाने की कोशिश की। उसका नतीजा यह कि नहीं, इस यार अम्बेडकर जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा रहे हैं उसमें दम है, बात काफी वजनदार है और कामयाब होने वाली है। 18 में आगरा में 2-3 दिन का ट्रेनिंग कैंप हुआ, लेकिन इससे बात बनती नजर नहीं आई। लोगों की जरूरत बनी कि भाई मुझे ज्यादा समझाया जाए। अम्बेडकर साहब थोड़े से 1-2 घंटे से बात नहीं, आप फुल आइडियोलॉजी को एक्सप्लेन कीजिए। इसलिए मैंने 29-30 जून 2000, मैं ये सारी बातें क्यों, क्योंकि आपको फिर ये बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी इसका मालूम हो, ताकि आपको काम करने की ऊर्जा आपके अंदर 10 गुनी पैदा हो सके। इसलिए मैं एक ब्रीफ कर रहा हूँ। 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप हमने जलगांव में लिया। करीब 20 साथी 2 दिन यहाँ पर रुके और काफी उत्साह हुआ। ये अपनी जगह गए, अपने रिटर्न होकर गए तो उन्होंने अपनी जगह ट्रेनिंग कैंप लिए और समझाया, और इनको और गरज पैदा हुई कि नहीं, हमें और ज्यादा जानना चाहिए। मुझे 5 दिन का आग्रह किया। मैंने 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2019 में 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप। तो वो 2-3 प्रदेशों का था, ये धीरे धीरे 5 प्रदेशों का बन गया और लोग उत्साहित होकर और ज्यादा जानने के लिए और करने की तमन्ना वाले बनने लगे। हम एक नए योजना के साथ पूरे देश में मूवमेंट को फैलाना चाहते थे। इसलिए 11 मार्च से 15 मार्च 2020, पिछले साल 11 मार्च से 15 मार्च, साहब का जन्मदिन भी पड़ता है 15 मार्च को, महानायक कांशीराम जी का।
तो उस दिन हम सेलिब्रेशन के साथ एक 5 दिन का ट्रेनिंग कैंप कंप्लीट किया और डिसीजन लिया कि हम अब पूरे देश में ट्रेनिंग देने का काम शुरू करें। हमारे साथियों में बहुत बड़ा उत्साह था, बहुत लेकिन 22-23 मार्च को ही लॉकडाउन हो गया। हम जो ट्रेनिंग कैंप करने की बात थे, सारे लोग एकदम ब्लॉक हो गए। तब फिर हमने रास्ता ढूंढा कि भाई ब्लॉक होने से तो बात नहीं हो जाएगी, अगर कुछ 2-4 महीने अगर ये हम लोग साइलेंट रह गए तो हमारे दिमागों में वैसे तो जंग लगी रहती है, थोड़ा बहुत उजाला हुआ है तो कहीं फिर से जंग ना लग जाए, क्योंकि कहीं भी थोड़ी सी जंग रह जाती है तो वो फिर जंग पूरी पकड़ने लगती है। हमने ऑनलाइन मीटिंग शुरू की। ऑनलाइन मीटिंग में नीड हुई 3 दिन के ट्रेनिंग कैंप, एक दिन के ट्रेनिंग कैंप, अलग अलग सब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट आप लोगों के सामने स्पष्ट होना भी जरूरी है। जो हमारे सीनियर साथी हैं अच्छी तरह से जानते हैं, उनके लिए ब्रीफ के लिए, पहला कास्ट। कास्ट के बारे में हम सोचते हैं हम तो जी रहे हैं, हम तो जानते हैं, समझते हैं, और भोगा है या अनटचेबिलिटी है, हमको अपमानित करती है। अगर इतने से कास्ट समझ गई होती तो हम कास्ट को बेहतरीन तरीके से हैंडलिंग कर ले गए। कास्ट अगर हम समझ गए होते तो इसे हैंडलिंग कर ले जाते, क्योंकि आप इंजीनियर्स लोग, अगर किसी मैकेनिज्म को अगर आप जान गए तो उसकी फंक्शनिंग, उसको ऑपरेशन आप अच्छी तरह से कर सकते हो। लेकिन हमारी नॉलेज में यह है कि हम कास्ट को ही समझने में कम पड़े हैं, इसलिए हैंडलिंग करने में कम पड़े। एक निर्णय, इसलिए कास्ट को कहाँ कहाँ पढ़ने में, समझने में कम पड़े हैं, इसके लिए हमने 5 दिन के ट्रेनिंग कैंप में ओनली फुल 1 डे कास्ट के ऊपर लगाया कि कौन कौन से पॉइंट हम समझने में कम पड़े। बहुत सारी बातें तो हम जानते थे, लेकिन जिन पॉइंट को हम समझने में कम पड़ रहे हैं और जिसके वजह से ये कास्ट मजबूत होती जाती है, कमजोर करने की कोशिश होती है तो और ज्यादा मजबूत होती जाती है। अब देखिए, जो ताना बाना महानायक कांशीराम जी ने बिनना शुरू किया अपने देख रेख में, उन्होंने इस सिस्टम को, कास्ट नाम के शैतान को समझकर उसे हैंडलिंग करना शुरू किया। दुश्मन दहल गया, उसके छक्के छूटने लगे, और एक नहीं ना जाने कितने 4 बार हम उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कब्जा हुए। कई प्रदेशों में भी हम विस्तार हुआ और हम नेशनल लेवल के पॉलिटिकल फोर्स भी इमर्ज हो गए। इस आप भी देख रहे। लेकिन साहब के जाने के बाद जो गैप हो गया, तो उसमें हमने पाया कि हम लोगों में, जो साहब के बाद हम लोग जितने भी साथी हैं, विद्वान साथी, हम कहीं तो भी कास्ट को समझने में कम पड़ रहे हैं। इसलिए कास्ट को समझना जरूरी है। इसलिए 1 डे वो एस्पेक्ट जो कास्ट में हमें नहीं समझाए जाते, जस्ट लाइक इमिटेशंस, अनथिंकिंगनेस, कैसे बनाया जाए लोगों को हमेशा अनथिंकिंग बने रहने का। पढ़े लिखे लोग भी, हाईली एजुकेटेड लोग भी अनथिंकिंग पीपल के रूप में सामने नजर आए। एक बड़ी भयावह स्थिति थी। हमने इस चीज को परखा और उनके मैकेनिज्म कि हम कमजोर करते हैं तो दुश्मन फिर से सशक्त हो जाता है, फिर से रिकवर ग्राउंड, लॉस ग्राउंड रिकवर कर लेता है। जो वो खो चुका होता है उसको, ग्राउंड को फिर से रिकवर कर लेता है। तो इस भ्रमणा को किस प्रकार से टैकल किया जाए, इसलिए 1 डे का, एक दिन का पूरे 10 घंटे हम थिंकिंग, ये कास्ट नाम के शत्रु को समझने में लगा। दूसरे दिन एजुकेशन फिलॉसफी, क्योंकि हम जिस चीज से प्रबोधन करने को निकले हैं, अगर हम मनुवाद की एजुकेशन फिलॉसफी की तो पूरी चर्चा करते हैं। अभी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी बताई तो वो वेलफेयर पॉलिसी नहीं है, वो मनुवाद को कैसे स्ट्रेंथन करेगी और हम लोग किस प्रकार से कमजोर होते चले जाएंगे, इस प्रकार की एजुकेशन पॉलिसी है। इसका एक ही पॉइंट है कि उसमें थिंकिंग स्किल नहीं सिखाई जाती। थिंकिंग स्किल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जो महान अशोक के समय में ये अनिवार्य विषय के रूप में विद्या सिखाई जाती थी, और हम विश्व का श्रेष्ठतम शासक थे, हम विश्व के गुरु कह सकते, विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, वेलफेयर स्टेट तो है, बहुत एडवांस इकोनॉमी के देश थे, एडवांस इंटेलिजेंस के देश थे।
विश्व को हम गाइड कर रहे थे, तो एजुकेशन फिलॉसफी को हमें समझना होगा। एक दिन सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक हम एजुकेशन फिलॉसफी को डिस्कस किए। तीसरा जो एजुकेशन फिलॉसफी का मैं थिंकिंग स्किल नाम का जो एलिमेंट था, जो यहाँ से गायब कर दिया गया था, और उस गायब होने का गायब नहीं था, वो यहाँ पर था, पर लेकिन हम उससे दूर थे, क्योंकि इस थिंकिंग स्किल या विचार कौशल विद्या कहा जाए इसे, वे विचार कौशल विद्या को, सोच विचार करने की विद्या को, उसी को पढ़ाया जाता था जो जनेऊ धारण करने का अधिकारी रहता था। और उस जनेधारियों में 3 वर्ड तो थे, पर लेकिन ये विद्या केवल ब्रह्म जो सीखने और सिखाने का काम करते हैं, उन्हीं को सोच विचार करने वाली विद्या सिखाई जाती थी। इसलिए हम तक नहीं पहुंची। ये मनुस्मृति में भी विद्या का उल्लेख है, और चाणक्य के कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी इसका उल्लेख है। हम दंग रह गए अभ्यास को सुनकर। तब हमने इस विद्या को ढूंढने की कोशिश की, और फॉरेंस के एक विद्वान एडवर्ड डी बोनो 2000 में भारत में आए हुए थे। उन्होंने 5 दिन यहाँ पे 5 सेमिनार लिए, एक दिल्ली, एक बेंगलोर, 3 मुंबई, ताज होटल मुंबई में लिए। ऐसे 5 सेमिनार में के 5 करोड़ रुपए लेके गया। एक सेमिनार की फीस 1 करोड़ रुपए, $2 लाख उसकी पर फीस थी। और ये बुलाया किसने था? फिक्की, CII, आइडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये जितने भी कॉर्पोरेट घराने हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर उसे बुलाया था। और वो इस लिहाज से बुलाया था कि 20वीं शताब्दी खत्म होते होते इस देश में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ चुकी थी, कंप्यूटर आ चुका था, और इंटरनेट आ चुका था। और वो घबराए हुए थे कि अभी हमारे जो सीक्रेट क्लोज रहते हैं, अनडिस्क्लोज रहते हैं, इंटरनेट से सब कुछ डिस्क्लोज हो जाएगा, फिर हम इस देश पर शासन कैसे करेंगे। और इस नियत से उन्होंने पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का सर्वे किया, और उसमें प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो नाम का एक माल्टा में पैदा हुआ, अमेरिका में रहने वाला, बाद में आज यूके में रहता है, प्रोफेसर एडवर्ड डी बोनो, उसको बुलाया। उसने बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी यहाँ पर कि इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है। ये बात हम अपने समाज के इंजीनियरों के, डॉक्टर, वकीलों के बारे में भी कहते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है। वो यहाँ के मनुवादी वर्ग को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर इसे थिंकिंग स्किल की जोड़ मिल जाए, थिंकिंग स्किल की जोड़ मिल जाए, तो ये विश्व की नंबर 1 कंट्री बन सकता है। ये इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्टिंग आई अक्टूबर 2000, 18 अक्टूबर, 17, 18, 15, 16, 17, 18, इस तरह के पीरियड में उसकी डेली इकोनॉमिक्स टाइम्स में न्यूज आ रही थी। और उस समय मैंने 6 महीने के लिए इकोनॉमिक्स टाइम्स रिव्यू करने के लिए पढ़ा था, क्योंकि मैंने पूना यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म डिग्री कोर्स किया था, तो मैं इस सिस्टम को समझ रहा था। और साहब ने मुझे पे बैक टू सोसाइटी का इंचार्ज बना दिया था, इस लिहाज से भी मुझे समझने की गरज थी। पढ़ने के बाद उसमें एक इंटरव्यू दिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स में वो इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। शालिनी सिंह नाम की कोई कॉरेस्पोंडेंस है, उन्होंने प्रश्न किया कि भाई इतनी विद्या अच्छी है कि हमारा देश नंबर 1 कंट्री बन सकता है, तो आप हमारी सरकार को क्यों सलाह नहीं देते? तो उन्होंने बोला कि जनवरी 91 में राजीव गांधी, आपके यंग प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका आए हुए थे, मैं उनसे मिला। आपके बहुत अच्छा खुले माइंड का प्राइम मिनिस्टर था, और उसने मेरी बात को बहुत गौर से सुना और उत्साहित हुए। बैटरी का प्रॉब्लम है, बैटरी कम हो रही थी इसकी। तो राजीव गांधी को मैंने बताया, तो वो काफी उत्साहित हुए कि भाई अगर ये विद्या इतनी अच्छी है, सोच विचार की विद्या एजुकेशन में होना चाहिए, तो हम अपने देश में जरूर लागू करेंगे। इससे एडवर्ड डी बोनो उत्साहित हुआ कि, और फिर उसने राजीव गांधी जी ने उन्हें सलाह दी कि आप मेरे एजुकेशन मिनिस्टर को ब्रीफ कर दीजिए। उस समय एजुकेशन मिनिस्टर का नाम ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर हो गया था। वो मतलब वहां पर पहुंचे कि आप मेरे ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर को थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, तो मैं अपने देश में हम इसे लागू करेंगे। लेकिन उस समय एजुकेशन मिनिस्टर थे नरसिंह राव जी, PV नरसिंह राव।
बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बने उनके बाद। वो कट्टर कंजर्वेटिव ब्राह्मण था। उसने ऊपर ही ऊपर उसको सुन के उड़ा के वापस भेज दिया। उसकी बात को ज्यादा गहराई से न सुन लिया और उसको भाई ये तो खतरनाक है मनुवाद, ये तो इससे बंटाढार हो जाएगा, इसका तो पूरा हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने उसको ऊपर भगा दिया। तब शालिनी सिंह नाम की करस्पॉन्डेंस ने उससे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया जिसने मेरे माइंड को झकझोर दिया। ये 2000 की बात, साहब की हयात की बात में, महानायक कांशीराम जी जिंदा थे उस समय की बात है। अगर ये विद्या, उसने प्रश्न किया, अगर इस विद्या को प्रिविलेज क्लास को सिखाया जाएगा तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एंड अंडर प्रिविलेज क्लास को सिखाया जाएगा तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये दोनों बातें हमें बताइए। एडवर्ड ड्यूबू ने जो प्रश्न का उत्तर दिया वो मेरे माइंड को बहुत झकझोरा। उसने बोला कि अगर ये प्रिविलेज क्लास को ये विद्या सिखाई जाएगी तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये इंटरनेशनल कंपटीशन का युग है, इसमें वो टिक सकेंगे और कामयाब रह सकेंगे, इसमें टिक सकेंगे और कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि थिंकिंग स्किल की इन्हें पल पल गरज होगा, रास्ता ढूंढने की इन्हें पल पल गरज पड़ेगी। लेकिन अगर ये विद्या अंडर प्रिविलेज क्लास को नहीं सिखाई गई तो वास्टर पैदा हो, ही यूज द वर्ड वास्टर, और ये ह्यूज लॉस ऑफ द मनी, वेस्टेज ऑफ द मनी होगी। जो शिक्षा पर खर्च होगा वो पूरा का पूरा वेस्ट होगा, बर्बाद। मैं दंग रह गया। आगे उनके 2 सेंटेंस और थे, अगर ये विद्या सिखाई गई, अंडर प्रिविलेज क्लास को सिखाई गई, यानी SC ST OBC माइनॉरिटी को ये विद्या सिखाई गई, ब्राह्मण बनिया जमींदार को छोड़कर अगर नीचे के तबके को विद्या सिखाई गई तो ये लीप फॉरवर्ड हो, एक बहुत बड़ी ऊंची और लंबी कूद होगी, जैसे मेंढक की लंबी और ऊंची कूद होती है। इसने मेरे को बहुत बड़ा स्ट्राइक किया कि हमारा समाज जो पिछड़ा है, अगर वो बहुत ऊंची और लंबी कूद मार सकता है तो इस विद्या को हमें अपने समाज में ले जाना हो। हमने साहब से बोला, कांशीराम जी नागपुर आए थे, हमने वहां पर जाके उनसे रिपोर्ट की, मेरे क्योंकि मैं इंचार्ज था, कन्वीनर था पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का। तो साहब 20-20, 25-25 लाख हम बोट क्लब पर रामलीला मैदान में हम इकट्ठे होते हैं, लखनऊ के अंबेडकर पार्क में इकट्ठे होते हैं, 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख की संख्या हमारी होती है। और आपकी बात को और हमारे प्रमुख वक्ताओं की बातों को सुनकर लोग ऐसा लगता है कि बहुजन समाज बन रहा है। लेकिन जैसे ही कुछ समय के लिए वो अपनी जात भूल जाते हैं और आपकी बात को बहुत गौर से सुनते हैं, जैसे आपका प्रवचन बंद होता है, मीटिंग डिस्पर्स होती है, और जैसे वो घर से की तरफ फिर निकलने लगते वापसी की तरफ, तो फिर से वो कास्ट जीने लगते, उसमें फिर से जकड़ जाते। केवल हमारे मूवमेंट तक ही, हमारे इवेंट तक ही वो कामयाब रहते हैं कि इवेंट के बाद फिर वो जाति में जकड़ जाते। हाँ, ये बात तो ठीक है। इसलिए सर हमने डिसाइड किया है कि अब हमें बहुजन समाज बनाने से पहले सोच विचार करने वाला समाज बनाना हो। ये एक बात कहना था कि उन्होंने पटकन आंसर दिया, आप इस पर काम कर सकते हो। ये हमारे सभी साथियों के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का संकेत था। हमने पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम में थिंकिंग स्किल का एलिमेंट इनकॉर्पोरेट किया। ट्रेनिंग में थिंकिंग स्किल लाए। मैं टूल्स टेक्निक में खुद ही पढ़ा था क्योंकि मैं ही सीख कर आया था। साथियों, किताबें उपलब्ध नहीं थी। मैं पूना में रहता था तो पूना ब्राह्मण को किताबों की ज्यादा जरूरत पड़ती थी, तो जहां वो किताबें मिलती थी मैं पूना ब्राह्मणों के घर से इन पुस्तकों को चुरा के लाया, अभ्यास किया। मैंने पहली बार लेटरल थिंकिंग नाम की किताब को खोजने के लिए फर्गुसन कॉलेज रोड पर पहुंचा, जहां किताबें, हर ब्राह्मणवाद की किताबें वहां पे मिल जाती हैं। पहले बार प्रश्न किया कि भाई लेटरल थिंकिंग किताब है? नहीं, ऐसी कोई किताब नहीं है। क्या अजीब सी बात है, पूना में और फर्गुसन कॉलेज पर ऐसी कोई किताब नहीं मिले, कैसे हो सकता है? और अभी अभी बड़े पैमाने पर लेक्चर हुए, किताबों की चर्चा आ रही है और आपके पास किताब नहीं। तो जो सेलर था वो थोड़ा सा शक पक गया, ये तो कुछ आदमी
अपने मालूम पड़ता है, हो सकता है कोई ब्राह्मण होगा, क्योंकि मैं टाई वाई सूट में रहता था, तो वहाँ उसी ड्रेस में था, तो भाई ये तो वेल टू डू आदमी है। उसने, सर 135 रुपये लगेंगे। मैं आप, अरे मैंने तेरे से पैसे की बात कही क्या, दिए तेरे को 135, बोल। सब 10 मिनट रुकिए, मैं किताब लाता हूँ। तो वो इंडिया में पुस्तक नहीं आई थी, किसी ने वहां से भेजी हुई थी, उसकी जेरॉक्स कॉपियां ये मनुबात में बांटी जा रही थी। उसकी एक कॉपी उसने मेरे को लाके दिया, जेरॉक्स कॉपी, बाइंडिंग की हुई जेरॉक्स थी, मेरे को मिली। मैं देख के तसल्ली हुई, चलो भी मैं पढ़ूंगा भी। और इसके बाद मैंने इंटरनेट से और अलग अलग तरीके से पुस्तकों को मंगाना शुरू किया। इस समय लगभग 5 से 7 लाख की लाइब्रेरी ओनली ऑन थिंकिंग स्किल की है, महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग पर। ये मेरे को इसलिए बताना पड़ा कि एडवर्ड डी बोनो ने जो अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए जो डायरेक्शन दिया कि अगर ये विद्या अंडर प्रिविलेज क्लास को सिखाई जाएगी तो ये लीप फॉरवर्ड, बहुत बड़ी फ्रॉक जंप होगी, बहुत ऊंची और लंबी कूद। और ये हमारे समाज के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ऊंची लंबी कूद से आगे बढ़े तो हमारी स्पीड मनुवाद को कवर करने में हो सकती है। इस प्रकार से एक सब्जेक्ट हमने अपने सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट के ट्रेनिंग सब्जेक्ट में इनकॉर्पोरेट किया। तो कास्ट हम पहले इंक्लूड कर सकते थे, थिंकिंग एजुकेशनल फिलॉसफी इंक्लूड कर सकते थे। तीसरा हमने थिंकिंग स्किल एज ए फैकल्टी इन्वॉल्व किया। और स्कूल में हमने 2011 में मैंने स्कूल का उद्घाटन किया। चौथा एक और हमको चीज मिली जो आप लोगों को शायद पढ़ने को मिली हो या ना मिली। बाबा साहब का फर्स्ट 5 ईयर प्लान इस देश में 1951 से 1956 को पहला 5 ईयर प्लान योजना आयोग ने बनाया था। 15 मार्च 1950 को, मार्च 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया और उसको प्लानिंग बनाने के लिए दिया। बाबा साहब कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर थे। मंत्रिमंडल में जो भी डिस्कशन होती है उसमें बाबा साहब की भागीदारी थी, तो उनकी देखरेख में उनको बोलने का पूरा हक था। इसलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर बाबा साहब का बहुत बड़ा प्रभाव था। जब हमने देखा, पढ़ा, तो उसके 10 चैप्टर तो कॉपरेशन नाम के कॉन्सेप्ट पर हैं, जो बाबा साहब स्टेट एंड माइनॉरिटीज नाम की बुकलेट में कॉपरेशन की चर्चा कर रहे थे। वही फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी कॉपरेशन आया। हम जब उसके पूरे सिद्धांतों को पढ़ा कि भाई ये तो हमारे समाज का नाम ही है, और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कास्ट का विलोम शब्द क्या हो सकता है। कास्ट का विलोम शब्द क्या हो सकता है, तो हमने निर्णय लिया कास्ट का विलोम शब्द कॉपरेशन। इस देश में हम मिलजुल कर सहयोग का जीवन जग रहे थे। महान अशोक के समय में एक बहुत बड़ा सुबलम सुफलम मलय शीतलम, ये जो स्थिति बोलते हैं, वो सम्राट अशोक के कार्यकाल की। इसमें हम लोग बहुत ही आनंद से व्यवहारशाली समाज की स्थापना कर रहे थे, मिलजुल कर रह रहे थे। कोऑपरेटिव लाइफ थी, सहयोगी जीवन था। देश जलन ईर्षा हमसे कोसों दूर हो गए थे। यहाँ तक कि सम्राट अशोक के बाद भी 54 साल तक उसके वारसदार शासन करते रहे। इस देश पर कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ और ना ही कोई आंतरिक विद्रोह हुआ। ये उसके एजुकेशन का परिणाम था कि जो उसने सोच विचार के साथ साथ सहयोगी समाज का भी निर्माण किया। उसको अशोक की भाषा में सामाजिक समवाय बोलते हैं। उसने प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, शिलालेख में जो ब्रह्मलिपि में पढ़ा गया, अंग्रेजों ने पढ़ा, वो समवाय शब्द है। बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, कास्ट इन इंडिया में, इसी का अंग्रेजी ट्रांसलेशन सोशल एंडोस्मोसिस किया। आप जानकार हो, इस चीज को आप जानते होंगे। बाबा साहब ने सोशल एंडोस्मोसिस शब्द, ये अनदर नेम ऑफ कॉपरेशन। जहां कॉपरेशन हो जाता है, फिर टुकड़े टुकड़े में बटकर जाति व्यवस्था में बटे रहने की बात हम अपने आप ही खत्म हो जाती है। इसलिए हमने कास्ट का विलोम शब्द ढूंढा, कॉपरेशन।
और कॉपरेशन इज अनदर नेम ऑफ अम्बेडकरिज्म। इस प्रिंसिपल से चौथा सब्जेक्ट हमने बनाया कि पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का चौथा सब्जेक्ट। पांचवा सब्जेक्ट, हम जाति व्यवस्था की मानसिकता से ग्रसित हैं। इस मानसिक व्यवस्था को चेंज करने के लिए रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सनैलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस नाम का कॉन्सेप्ट एजुकेशन फिलॉसफी से लाए, क्योंकि एजुकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट विद इन एक्सपीरियंस, ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस एंड फॉर द एक्सपीरियंस। जो लिंकन की डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, उसकी जगह पीपुल्स की जगह एक्सपीरियंस जोड़ दीजिए, तो ऑफ द एक्सपीरियंस, बाय द एक्सपीरियंस, फॉर द एक्सपीरियंस इज सिंपल डेफिनेशन। और इस तरह से रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसका हमें पूर्व भारत का निर्माण करना, सम्राट अशोक का भारत निर्माण करना, एक कॉन्सेप्ट उसके साथ बैठता है। साथियों, इस प्रकार से 5 सब्जेक्टों पर हम लोग आगे बढ़े और बढ़ने के बाद हमने इस चीज को देखा कि इस पढ़े लिखे समुदाय ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता। इसका उत्तर ढूंढने के लिए हमने 6 फैकल्टी का निर्माण किया। ये फैकल्टी बोलते हैं, मैं इसको आज के टर्मिनोलॉजी में ऑपरेशन बोलते हैं। 6 ऑपरेशन अगेंस्ट मनुवाद। 6 ऑपरेशन अगेंस्ट मनुवाद। पहला ऑपरेशन डॉक्टर्स का। अब देखिएगा, बाबा साहब ने 10 डॉक्टर बोले, 20 इंजीनियर और 30 वकील। वकील वो खुद थे, लेकिन उनकी संख्या उन्होंने 30 बोली। इसको भी समझने की हमें जरूरत है। तो हमने ये 6 ऑपरेशन बनाए। इस 6 ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन डॉक्टर्स लोगों का, और वो माइंड का ऑपरेशन करते हैं। माइंड और बॉडी दोनों की बीमारी का इलाज करने वाले होते हैं, इसलिए हमने उनके ऑपरेशन का नाम रखा है पीबीएसपी, माइंड ऑपरेशन। दूसरा आप लोगों के विंग का पीबीएसपी, इंजीनियरिंग ऑपरेशन। तीसरा न्याय की बात है तो तीसरा पीबीएसपी, जस्टिस ऑपरेशन। चौथा प्रोफेसर्स, एकेडमिशियन लोग हैं, इसलिए पीबीएसपी, एकेडमिया ऑपरेशन। पांचवा आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो सुपर क्लास वन अधिकारी प्रशासन में रहे हैं, इनके लिए हमने पीबीएसपी, एडमिन ऑपरेशन। और छठवां, जो हमारा रेस्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल क्लास रह जाता है, पढ़ा लिखा तबका, उसके लिए हमने पीबीएसपी, ट्रेनिंग ऑपरेशन। इस समाज को कैसे ट्रेन किया जाए ताकि ये जाति व्यवस्था की मानसिक गुलामगिरी से अपने आप को छुटकारा पा सके और इस देश की हुक्मरान कौम बन सके। आई एम स्पेशली वर्ड यूजिंग द वर्ड गवर्निंग कम्युनिटी। वी वांट टू बी ए गवर्निंग कम्युनिटी। गवर्निंग कम्युनिटी में केवल एमएलए, एमपी ही नहीं होते। अगर हम समाज को उस लेवल पर एजुकेट कर ले जाएं कि शासन करती जमातें कैसी होती हैं, तो पॉलिटिकल पावर तो नेचुरल वे में बन जाएगी। अगर हम नॉन पॉलिटिकली गवर्निंग कम्युनिटी बनने और बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार के हमने 6 ऑपरेशन दिए। आपका इंजीनियरिंग ऑपरेशन कि अगर पढ़े लिखे लोगों ने या इंजीनियर लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता, तो हमने इसको पहला प्रयास, आगे चल के बहुत सारे प्रयास होंगे, पहला प्रयास में कि हमें क्या करना चाहिए। हम शासन में रहे हैं तो हमारी सबसे पहली यार सरकार से ऐसा कराना चाहिए, सरकार से वैसा कराना चाहिए, सरकार से अपेक्षा करते हैं। हम चाहते हैं इस बारे में भी हम अपने माइंड को एक्सप्लोर करें, एक्सपोज करें, एक्सप्लोर करें कि भाई सरकार ने विषमता और वैमनस्यता की व्यवस्था को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए किस प्रकार का मैकेनिज्म या इंजीनियरिंग की जा सकती है, हम सरकार को सजेस्ट कर सकते हैं। आप इसके ऊपर अपना डॉक्यूमेंट बनाएं। 1 महीने 2 महीने लगें, कोई हरकत नहीं, पर एक चर्चा से हमारे माइंड स्पष्ट होंगे और हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, कांशीराम जी का विजन देखने में कामयाब हो सकेंगे, उनको माइंड पढ़ने में कामयाब हो सकेंगे। और आप लोग अगर फुले साहू अम्बेडकर, कांशीराम जी का माइंड पढ़ने में
कामयाब हो गए तो आप सरकार को बहुत बेहतरीन तरीके से सजेशन दे सकोगे। और वो सजेशन हम आपको इंडिविजुअली किसी को विक्टिमाइज नहीं होने देना चाहेंगे। आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट बनेगा वो हम नेशनल लेवल पर उस चीज को देखेंगे और पी.आर. अम्बेडकर की देखरेख में ये राष्ट्रपति को, प्राइम मिनिस्टर को, एजुकेशन हेल्थ सिस्टम को, मिनिस्ट्रियों को और स्टेट के सभी चीफ सेक्रेटरी को वो लेटर जाएगा कि हम इस देश में, इस देश की एजुकेशन सिस्टम में इस प्रकार का सजेशन चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन सिस्टम में या इस प्रकार विकास काम में हम इस प्रकार का सिस्टम चाहते हैं। हम वो सजेशन केंद्र और राज्य सरकार को देंगे। आप लोग सेफ रहोगे, क्योंकि ये सिर है, ब्रेन है, इसकी हमेशा सेफ्टी करना चाहिए। हम वो सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे। दूसरा, एक तो सरकार से अपेक्षा करने का हम कॉन्सेप्ट निकालेंगे। दूसरा, हम डायरेक्ट समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हम एक पेपर बनाएंगे। इसके लिए डॉक्टर्स लोग भी पेपर बनाएंगे, इंजीनियर भी बनाएंगे, जस्टिस भी बनाएंगे, एकेडमिक प्रोफेसर और पीएचडी डॉक्टरेट करने वाले इस फैकल्टी के लोग भी बनाएंगे, एडमिन या आईएएस आईपीएस में काम करने वाले ये लोग भी डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इन सारे डॉक्यूमेंट को हम इकट्ठा करके पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम एंड एक्शन आइडियोलॉजी के रूप में समाज के बीच में जाएगा। आप लोगों से जो एक्सप्लोर होगा वो हमारा पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम का एक्शन प्रोग्राम होगा और वो आप लोग उसका श्रेय के पात्र आप होगे, पी.आर. अम्बेडकर नहीं। क्योंकि पी.आर. अम्बेडकर एक व्यक्ति आज मूवमेंट नहीं ले जा सकता है। हो गए महापुरुष, पहले बाबा साहब जैसा विद्वता पैदा होने वाला नहीं, कोई कांशीराम जी बनने वाला नहीं है। हम तो उनके अनुयायी बन गए। सारे लोग मिलकर अगर उसकी कमतरता को पूरा कर पाए तो एक इतिहास का निर्माण हो सकता है। हमारी खोई हुई अस्मिता, खोई प्रतिष्ठा फिर से प्राप्त हो सकती है। हम फिर से गवर्निंग कम्युनिटी बन सकते हैं। एक गवर्निंग कम्युनिटी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके अपनी बात समाप्त करूंगा कि मैं जलगांव में रह रहा हूँ। जलगांव में ब्राह्मण कम्युनिटी बहुत कम है। वो एक एमएलए चुनकर नहीं ला सकते यहाँ पर अपना, लेकिन अपने समाज की कोई प्रॉब्लम को लेकर वो कलेक्टर के सामने अपना प्रतिमंडल लेके जाते हैं और प्रतिमंडल में एक की जगह दो ही लोग होते हैं। और अपनी संस्था ब्राह्मण महासंघ की तरफ से प्रतिनिधिमंडल आया अपना ज्ञापन लेके कलेक्टर को जैसी खबर होती है वो तुरंत सिपाही को उनको बैठने के लिए बिल्कुल इजाजत नहीं दी, जब बाहर वो बेंच पे बैठने की जगह उनको तुरंत अंदर लेके आइए। जैसे ही वो हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं तो कलेक्टर उनको दंडवत प्रणाम करता है और सीट पर बैठने का आग्रह करता है और आप खड़ा हो जाए। और खड़े होकर वो बैठे बैठे मांग पत्र देते हैं और ये खड़े होकर मांग पत्र लेता है और इमीडिएटली उस पर रिकमेंड करता है कि इसको ऐसा एक्शन किया। देखो, ब्राह्मण प्रतिमंडल खड़ा नहीं होकर नहीं दे रहा, बैठे हुए वो मांग पत्र दे रहा है और कलेक्टर खड़े होकर उसको स्वीकार तुरंत एक्शन करता है। लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग हजारों की तादाद में मोर्चा लेकर कलेक्टर कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं। एक तो वहां पे मिलते नहीं है, कोई दूसरे सबॉर्डिनेट अधिकारी को मांग पत्र देना पड़ता है। अगर किसी तरह से कलेक्टर मांग पत्र लेते हैं तो 10-10, 15-15 घंटों हमें बाहर बैठना पड़ता है। पहुंचे कि भाई आप कलेक्टर साहब फ्री हुए, मांग पत्र लिया इमीडिएटली उसके ऊपर थोड़ा बहुत कुछ लिखा, हाँ हम कार्रवाई करेंगे, जो उचित कार्रवाई हो कार्रवाई करेंगे, इतना आश्वासन देके हमारा प्रतिमंडल वापस आ जाता है, प्रतिनिधिमंडल, और कलेक्टर उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देता। ये हमारे समाज के साथ होता है। कोई एक्शन जो जेन्युइन एक्शन होना चाहिए वो कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। ये एक गवर्निंग कम्युनिटी का एग्जाम्पल है कि एक जो नॉन गवर्नमेंट कम्युनिटी है उसके साथ कलेक्टर का व्यवहार कैसे होता है, और जो गवर्निंग कम्युनिटी है वो दो ब्राह्मण का प्रतिनिधिमंडल जाता है और उस पर एक्शन कैसे होता है। ये बात मेरे को उस समय की एक यहाँ जलगांव में बड़ी फोटो की न्यूज के साथ कलेक्टर खड़े होकर ये बैठे हुए मांग पत्र ले रहा है और तुरंत एक्शन दे रहा है और दो ही ब्राह्मण खड़े हुए थे। फोटो प्रकाशित हुआ, मैं ताजुब करके रह गया कि कलेक्टर हमारे लोगों के साथ तो भाव नहीं देता है,
ये बैठे और खड़े होकर मांग पत्र ले रहा है। ये न्यूज बन गई थी प्रेस के लिए, पर मेरे लिए वो प्रेरणा की बात बनी। मैंने उससे सबक लिया कि गवर्निंग कम्युनिटी कैसी होती है। हमारी गवर्निंग बहुजन समाज की आय भी निकले तो कलेक्टर की रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। ये गवर्निंग कम्युनिटी का नतीजा बनना चाहिए। हम समाज को उतना जानकार, स्वाभिमानी, दूरदृष्टि वाला, सोच विचार करने वाला, नए नए रास्ते ढूंढने वाला, हर मुसीबत में मात करने वाला ऐसे समाज का निर्माण करें जिसका प्रभाव ही राज सत्ता का निर्माण कर देगा। हमारा प्रभाव ही राज सत्ता का निर्माण करेगा। इसलिए हमने अपना चाकुरी नॉन पॉलिटिकल रखी। हमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। हम नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस, रिलीजन के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। खासतौर से भिक्षु संघ को पूरा काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरे क्षेत्रों में भी हमारे साथ हम सेकुलर अप्रोच में है तो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, सिख हैं, ये लोग भी इसके अंदर हैं, बुद्धिस्ट भी हैं। ये लोग भी अपने अपने प्रचार करते हैं, करेंगे, करते रहेंगे। इसलिए हमने अपनी अप्रोच को नॉन पॉलिटिकल रखा है और नॉन रिलीजियस। नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस बाइंडिंग में आप लोगों ने रास्ता ढूंढने वाला बनना है। सरकार को क्या सजेस्ट करना है और समाज को क्या प्रबोधन करना है, कैसे मोटिवेट करना है, उसे शासन करती जमात बनाना है, इसके लिए मैकेनिज्म ढूंढना है, रास्ता ढूंढना है और वो रास्ता जमीन पर उतारना है, कागज पर उतारना है, ताकि हम लोगों को बड़े पैमाने पर प्रबोधन कर सकें। साथियों, मैंने इस आधार पर आपकी चर्चा बहुत पहले से, एक महीने नवंबर दिसंबर में कुछ कई बार 5-6 बार हम लोग बैठे, चर्चा हुई। आप लोगों में से इस बार नए साल में जुड़े हैं, कुछ लोग इसमें पहले नहीं आ पाए थे। हमारे बहुत सारे विद्वान साथी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए मुझे ब्रीफ करने की जरूरत पड़ी। अब ये बातें बार बार नहीं होंगी। हम केवल आपसे कि भी आप कहाँ तक सोच विचार करके पहुंचे हो, कितना रास्ता ढूंढ पाए हो, हम भी उससे प्रेरणा लेंगे और मिलजुल कर इस मूवमेंट को मंजिल तक पहुंचाएंगे। और उसका हमने एक स्लोगन दिया, महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। ये हमारा टारगेट है और हमारा साध्य, जिसे साधन कहना चाहिए, मीन्स है कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना, समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा। ये हमारा साधन है। और इसलिए हमने अपने आप से प्रश्न किया कि हम कहीं तो भी समझने में कम पड़े हैं, इसलिए तीसरा प्रिंसिपल और भी बनाया, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड अम्बेडकरिज्म। ये 3 सेंटेंस के आपको कि समझाने वाले को समझना होगा, समझकर समझाना होगा, एक्सप्लोर, आशोधित अम्बेडकरवाद का शोधन करने, और तीसरा, महान अशोक का राज आएगा, हम सबको भयमुक्त बनाएगा। ये छोटी सी चाकोरी आप लोगों के सामने छोड़कर आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप विद्वान मंडली आने वाले समय में, लास्ट पॉइंट बोल रहा हूं, आने वाले समय में आप 5-6 ऑपरेशन इस देश की इंटेलिजेंस क्लास बनने जा रहे हैं। आपको होश और हवास भी नहीं रहेगा कि कब आप इस देश की डोमिनेंट इंटेलिजेंस क्लास बन गए। इसमें हमें अपने आप को कन्वर्ट करना होगा। जिस दिन ये 6 ऑपरेशन अपने अपने जगह पर रिसर्च कर रहे होंगे, और जब हम इन सारे ऑपरेशन को एक साथ मिलाएंगे कि वहां आपको डॉक्टर भी दिख रहे होंगे, इंजीनियर भी दिख रहे होंगे, एडवोकेट भी दिख रहे होंगे, रिटायर्ड जजेस और एडवोकेट भी दिख रहे होंगे, हमारा प्राइमरी का प्रधान अध्यापक भी वहां पे आप लोगों को दिख रहा होगा, तीसरी क्लास 3 का क्लर्क भी दिख रहा होगा। जो सारे लोग इस देश के मिलकर इंटेलिजेंस क्लास बन रहे हैं, और इस इंटेलिजेंस क्लास का जरा सा भी इशारा होगा तो हमारा बहुजन समाज उसका अनुकरण, क्योंकि इंटेलिजेंस की क्लास वो एक प्रेरणा स्रोत होती है जो समाज को डायरेक्शन देती है, समाज उसका अनुकरण करता है। नहीं तो मनुवाद अपना अनुकरण हमको कराता रहेगा और हम जाति व्यवस्था के शिकार बने रहेंगे। इसलिए मनुवादी व्यवस्था का चैलेंज 21वीं शताब्दी में
हम अम्बेडकराइट इंटेलिजेंस क्लास, जिसे हम नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का नाम दिया, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास का निर्माण करके हम इन महापुरुषों के सपनों का भारत का निर्माण करने में योगदान देंगे। शायद बाबा साहब ने हमसे यही अपेक्षा की थी, हम उनके हाथ में नहीं कर सके, चलो भाई हम देर हो गई, कुछ भी क्यों ना हो, हम अब अपने समय का सही उपयोग करेंगे। और मैं आपसे जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, पे बैक टू सोसाइटी जो रिटायर साथी हैं उनके लिए, और जो रिटायर नहीं है उनके लिए भी, हम आपके जीवन के 5 बेहतरीन साल मांग रहे हैं आखिर। यू इन्वेस्ट योर 5 years टू दिस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट। आपकी हयात में एक कामयाब होता हुआ दिखे। हम 10, 15, 20 साल की योजना नहीं बना रहे, हम 5 years के अंदर ही इस परिवर्तन का इम्पैक्ट इस देश पर होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन का 5 बेहतरीन साल दिल दिमाग के साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में। आपको हम गारंटी देते हैं कि आपकी 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। आप हल्के फुल्के बीमार रहते हो, अस्वस्थ होकर चले रहो, क्योंकि इस बार आपका ब्रेन एंड बॉडी दोनों ही फुल फ्लश तरीके से ऑपरेट होंगे। तब आपका 5 साल का इन्वेस्टमेंट रंग लाएगा। आप इस देश के समाज को गवर्निंग कम्युनिटी में कन्वर्ट करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में कामयाब होगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार बनोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यहीं पर विराम देता हूँ। आपने मुझे धैर्य से सुना। इस समय लगभग 16 इंजीनियर्स इस समय हमारे बीच में हैं। आप सब लोग आए, एक आध इंजीनियर शायद चला गया है, 20 लोग थे पूरे, मैंने देखा यहाँ पर। तो साथियों, यहीं पर मैं अपने आप को विराम लेता हूँ। आप लोगों में से जो भी किसी को कुछ पूछना हो या प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हो, नहीं तो आपके ऑपरेशन, इंजीनियरिंग ऑपरेशन का जो ऑब्जेक्ट है उस पर आप लग जाइए। हम आपको जरूर जहाँ जब भी जरूरत हमारी पड़े हम आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। जो भी है क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी, क्लैरिटी रहेगी। चाकुरी मैंने आपको बता दी कि नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, ये हमारी चाकुरी रहेगी। हम किसी भी ना तो पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करेंगे, ना ही हम समर्थन डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि हम कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस है। हमारा इम्पैक्ट ही, हमारा कार्य हमारा इम्पैक्ट होगा, ये हम रिजल्ट में बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। ओवर टू सोहन पाल सिंह जी। थैंक यू सुंदरपाल सिंह जी। थैंक यू सर। साथियों, अभी आपने पीआर सर को सुना और हमारे पे बैक टू सोसाइटी प्रोग्राम की जो बुनियाद जिस बेस पे रखी गई, तो आपने उसके बारे में भी सुना। और क्योंकि ये लेक्चर जो अभी हुआ है ये फिर नहीं होगा, और क्योंकि हमारे नए साथी जुड़े थे इसलिए मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी सर को कि भाई आप अब की बार जरूर बता दें, कुछ लोगों को नहीं जुड़ रहे हैं। उम्मीद से थोड़े कम जुड़े हैं, क्योंकि 30 लोगों के जुड़ने की उम्मीद थी। तो मैं अब सभी साथियों से चाहूँगा कि अगर वो कुछ अपनी बात कहना चाहें तो 2-2 मिनट में आप कह दें, और उसके बाद हम इसको आज के प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। और जैसा मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था आपसे, कम से कम 200-300 पेज का, 300 लेटर्स का आप हमें नोट जरूर भेजें कि आप कैसे क्या रोल प्ले कर सकते हैं इस सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में। आपको तरीके कुछ बता दिए हैं, टूल्स बता दिए गए हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसके अतर कोई टूल्स की जरूरत पड़ेगी, इनमें से ही हमको करना होगा। इसके लिए आपको जो सरकार के जो नए नए प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे आपकी उनके स्कीम्स हैं, इवन चाहे किसान आंदोलन है, आपको सबसे ही सीखना पड़ेगा। कोई भी मूवमेंट कोई भी अगर करता है तो उससे भी आपको सीखना पड़ेगा। हमें अपने उसमें से अपॉर्चुनिटी तलाश करनी पड़ेगी, उसमें से हमें कुछ तथ्य लेने पड़ेंगे। और नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस सोसाइटी बनाने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत है वो सब आपको पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ है, बस आपको उसको समेटना है। तो मैं साथियों से गुजारिश करूंगा कि 1-1, 2-2 मिनट में अपनी कोई बात कहना चाहे, कोई सजेशन देना चाहे तो फटाफट कह दे। मैं या तो नाम लेता हूं मैं एक क्रम से जो मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं।
धर्म प्रकाश जी, अनम्यूट कर लें अपना आपको। जय भीम सभी को। सब ये अच्छा प्रोग्राम है, हम इसमें काफी मतलब इंटरेस्टेड हैं और इसको इसमें आगे बढ़ेंगे, ये मेरी ऐसी इच्छा है। थैंक यू धर्म प्रकाश जी। राजेंद्र प्रसाद जी, आपका तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। हाँ, नहीं नमस्कार जी। सर आज कम शब्दों में कह दीजिएगा अपनी बात। नहीं, मैं तो बहुत ही ध्यानपूर्वक मैंने सुना है जी सर जी। और सर ने, धीमन साहब ने रूट कोज को, मतलब प्रॉब्लम को जानते हुए और उसका क्या वे फॉरवर्ड है और किस प्रकार से है, उसका बखूबी अध्ययन किया है, उसको निभाना चाह रहे हैं। और रियली मतलब जेम ऑफ द पर्सन, इतनी नॉलेज है, सब कुछ है, एंड वी शुड फॉलो। मेरा एक सोचना है, इट मे बी डिफरेंट व्यू ऑल टुगेदर, बट उसे आप सुन लीजिए। जो सर कह रहे हैं बिल्कुल वो बात 16 ने सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इट इज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग। एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग की भी जरूरत है, हालांकि ये नॉन पॉलिटिकल हमारा प्लेटफॉर्म है, परंतु मेरा अपना पर्सनल मानना ये है कि जब सब तहस नहस हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ कोर्स समय लेगी, 5 साल लेगी, 10 साल लेगी, परंतु हमें इंटरमीडिएट रिलीफ जो इस समाज के अगेंस्ट पॉलिसी बनती जा रही हैं, उसका कुछ करना होगा। हम लोग नॉन पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, परंतु पॉलिटिकल आकाए जो हमारे समाज से आते हैं, हमारे उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उनके द्वारा करी गई चीज यदि वो अपना कर्तव्य को निभाएं, तो मुझे लगता है वो शॉर्ट टर्म रिलीफ बहुत बड़ी रिलीफ होगी और हमारा लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी चलती रहेगी। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, जैसे पहले भी मैं कह चुका हूँ, लाखों लाखों लोग अब भी अंधभक्त की तरह सुपरस्टिशन में जीते हैं। कोई कावड़ लेने चला जाता है, हमारी पैसे से मंदिर के लोग जो रहते हैं पुजारी वो पलते हैं, ये सारी चीजें, स्कूल नहीं जाते, ड्रॉप आउट हो जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, और एजुकेशन पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी इतनी विनाशकारी बन रही हैं। यदि इसको समय रहते हुए आवाज नहीं उठाई गई, और ये आवाज उठानी उनकी है जो लेजिस्लेचर में बैठे हैं, जो संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, हमको उनको भी समझाना चाहिए। वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत अच्छी है, पूरे समाज को समझाना चाहिए, सीख के समझाना चाहिए, कैसे करना है, भयमुक्त समाज बनाना चाहिए, अशोका द ग्रेट का साम्राज्य आना चाहिए, वो बिल्कुल बात सही है, परंतु मुझे लगता है शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज आल्सो एसेंशियल, एंड इट इज फॉर टाइम बीइंग इवन मोर एसेंशियल देन व्हाट इज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग। दैट्स ऑल। Thank you, sir. Sir, we have already noted your point, and it was already in our book, sir. You have suggested to write or to meet MLA MPs of this country at present. So that point has already been taken care of. और उसमें सर चल रहा है, बस आपका थॉट्स आए, इसलिए हम आप लोगों से थॉट्स मांग रहे हैं ताकि कंक्रीट पेपर बनकर सबमिट कर सकें। जैसे सर ने कहा, हाँ, अभी हम उसको तभी ऑपरेट कर पाएंगे जब आप हमें अपने अपने थॉट्स देंगे, उसको कंसोलिडेट करके ही दें, कंक्रीट दें। I want to take one more minute, 1 मिनट और लें। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए इस्तीफे देने शुरू कर दिए हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ गए हैं। उन्होंने सोचा जब हमारा समाज ही नहीं रहेगा तो हम रह के क्या करेंगे, हमारा कोई वजूद नहीं होगा, पर ये अनफॉर्चुनेटली अपने समाज में नहीं है। Thank you, sir. We are noting their name also. I am noting their name also. We will consult them. Thank you, sir. Mr. Dhirendra Arun. आप अपने को अनम्यूट करें। हाँ सर, नमस्कार सर। जय भीम। बड़ा अच्छा प्रोग्राम लगा, और अपने इंजीनियर से राजेंद्र प्रसाद जी का सोच बिल्कुल सकारात्मक है, और मैं भी इसमें अब सक्रिय हो जाऊंगा आपके आशीर्वाद से। और नो वर्ड्स टू मी फॉर जस्ट हाउ टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, but I will have
very active role in it and contribute the thoughts itself. Thank you, sir. थैंक यू अरुण जी, थैंक यू सर। ओपी गौतम जी, अपने को अनम्यूट करें। यस सर। अभी सहकारियों को जय भीम। जय भीम सर। आज भीमन जी ने बहुत अच्छा बताया और इसमें हम अपने अपने विचार रखकर करेंगे। जय भीम। जय भीम सर। सर वीर ये दयाराम जी, अपने को अनम्यूट करें सर। दयाराम जी, अभी एक मिनट। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ जी, जय भीम साथियों। ये प्रोग्राम मैं पहले भी शुरुआत में भी इसमें जुड़ा था, बीच में थोड़ा सा अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से नहीं वो कर पा रहा था। कुछ मेरी हैं, धर्म प्रकाश जी हमारे मित्र ये जानते हैं जी। बाकी इस प्रोग्राम का जो थीम्स है, जो प्रोग्राम के सिद्धांत हैं, ये काफी अच्छे प्रोग्राम है, क्योंकि हमारा समाज काफी टुकड़ों में बटा हुआ है। उन्हें बड़ी शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि हमारे तमाम जो पढ़ लिख गए हैं उनके पास तो थोड़ा सा विजन है, सोच है, और अपने स्वार्थ तक को कम से कम वो अचीव करने में कुछ कोशिश भी करते हैं। लेकिन हमारा बहुत बड़ा समाज ऐसा है जिनके पास में कोई सोच ही नहीं है। वो बेचारे, उनके पास में काम मिल गया तो ठीक है, नहीं तो खाली बैठे हुए हैं। और खाली जब दिमाग रहता है तो निश्चित रूप से कोई कंस्ट्रक्टिव काम तो करता नहीं, डिस्ट्रक्टिव काम ही उससे होता है। तो इसमें हमें बड़े पैमाने पे काम करने की आवश्यकता है कि डोर टू डोर जाकर के सभी को कम से कम शिक्षा के संबंध में, उसके अपने आगे अपने कमाई के संबंध में, क्योंकि कोई आदमी किसी को पैसा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पैसा दे करके किसी को उत्थान कर सकते हैं। जब तक हम अपने समाज के वैचारिक रूप से उनको ये स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि आज की डेट में हमें एक चीज की भी जरूरत है, बाकी सब चीजों की जरूरत तो है ही है, प्लस बगैर इकोनॉमी के, बगैर पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो हमारा एकदम से, जिसके पास में कोई काम नहीं है, जिसके पास में जो खाली बैठा हुआ है, उसके पास शिक्षा भी नहीं है, उसको हम कैसे अर्निंग की तरह हम, मतलब उसको किस तरह ये गाइड करें कि भाई आप अपना काम करिए। और जैसा भी हमारे एक साथी ने बात बताया कि वो ऐसे अनप्रोडक्टिव कामों में लगे रहते हैं, उनको इस बात में गाइड करें कि भाई अनप्रोडक्टिव कार्यों को छोड़ करके आप प्रोडक्टिव कार्यों में लगो, जिससे कम से कम हम 100, 200, 300 रुपया पर डे कमाएं, और उस पे जितना हम कमाते हैं उसमें थोड़ा बहुत हम अपने फ्यूचर के लिए भी, बच्चों की एजुकेशन के लिए भी सेफ करते रहें। जब हमारे समाज में हर आदमी के अंदर ये सोच आ जाएगी, पूछ लेना, उसका ऑर्डर कर देंगे तुम्हारी किताब को। जब ये हमारी सोच आ जाएगी तो निश्चित रूप से इकोनॉमिकली वो लोग स्ट्रांग होते चले जाएंगे, और जब इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते चले जाएंगे, निश्चित रूप से फिर उनकी सोच भी, उनका संघर्ष भी एक बहुत ही पॉजिटिव दिशा में बढ़ेगा। तो ये मेरा मानना है। लेकिन इसमें हमें काफी, क्योंकि मैंने भी गांवों में भी देखा है, वहाँ तमाम लोग ऐसे बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं, ना उनके पास एजुकेशन है, ना कोई शिक्षा है, ना उनका कोई विचार, उन्हें कोई लाइन भी समझ में नहीं आ रही है, हम क्या करें क्या ना करें, कहाँ से हम अपना कुछ अर्न कर सकते हैं। तो लिहाजा वो अनप्रोडक्टिव कामों में लगे रहेंगे, या शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रहेंगे। भाई चलिए किसी देवी देवता से हो सकता है कुछ मिल जाए अचानक, या इसमें नहीं लगेंगे तो अपना कोई ताश पत्ते खेल रहे हैं, कोई दारू पी रहा है, कोई उल्टी पुल्टी चीजों में लगे हुए हैं। तो बड़े पैमाने पे, लोअर स्तर पे मेरी समझ में तो काम करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और जैसा इस ग्रुप का थीम है वो यही है, तो काफी अच्छा है, लेकिन निचले स्तर पे बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। थैंक यू। जय भीम साथियों। थैंक यू सर। सर मैं ये बता दूं, अभी हमारा जो अभी मेन मोटो है नेशनल इंटेलिजेंस क्लास क्रिएट करने का है, नेशनल कोऑपरेटिव इंटेलिजेंस क्लास। अभी हम बहुत नीचे तक जाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी हम गवर्निंग क्लास की तरफ बढ़ना चाहते हैं, और जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास बन जाएगी तो फिर हमारी स्कीम भी बन जाएगी। आप फिर भी दयाराम जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कुछ नोट्स बना के भेजें, एक्शन आइडियोलॉजी हमारी कैसे होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए।
आप भेजेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और जैसे चाहे वैसे भेज सकते हैं, मेल से, ईमेल से भेज सकते हैं सर। मुझे आप भेजिए, वी विल कंपाइल द सजेशंस और उसे आगे बढ़ाएंगे। सर ओपी गौतम जी, थैंक यू। ओके सर ओपी गौतम जी, मैंने बता दिया ना। अच्छा, वीर सेन जी, अपने को अनम्यूट करना। हाँ जी। हाँ जी, जय भीम सभी को सबसे पहले, और नमस्कार। मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से सोच रहा था अपना विचार रखने की, लेकिन पीछे कुछ टाइम से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स। एक्चुअली मेरा पॉइंट एक ऐड करने वाला पॉइंट है इस पॉइंट ऑफ डिस्कशन में, इस इशू के ऊपर। हमको एक्चुअली मेन एजेंडा जो है, व्हाट आर द रूट कॉज ऑफ problems of our society. This is the point of very big point of deliberation. आज आप देखेंगे एक बाबा साहब ने जो उपदेश दिया था, और ये कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित बनो। असल में शिक्षित तो किसी लिमिट तक, कुछ लेवल तक हमारे लोग हो गए हैं, लेकिन आगे के 2 पॉइंट जो हैं, संघर्ष करना और संगठित बनना, इसमें कोई किसी तरह की प्रोग्रेस नहीं दिखाई दे रही है। और इसमें मैं कई लेक्चर से पीछे जो स्पीकर्स हैं, मैं सुनता ये आया हूं कि जो शिक्षित समाज होता है, हमारे जो पढ़े लिख जाते हैं, नौकरी लग जाती है, वो एक अलग ही सोसाइटी बन जाती है। दे आर नॉट बॉदर्ड फॉर द अदर्स और दे आर नॉट गिविंग एनी कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। मैं इसके एकदम अपोजिट हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। वैसे इनफैक्ट मैं भी यही सोचता था जब तक मैं एजुकेशन में था, मैं भी यही सोचता था कि लोग जो हैं अपने समाज से आइसोलेट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मेरा बहुत ज़्यादा, मैं बात करना चाहता था लेकिन अभी नहीं इतना ज़्यादा टाइम लूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी सोसाइटी के जो लोग पढ़ लिख कर सेपरेशन में जा रहे हैं या मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है एक्चुअल, ये इसमें हमको पॉइंट ऑफ डेलिब्रेशन की जरूरत है। मेरे विचार से जो भी हमारे लोग हैं, पहले संघर्ष करते हैं, पढ़ाई के टाइम प्रॉब्लम्स होती हैं, फैसिलिटी नहीं होती, सैकड़ों टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल में प्रॉब्लम, कॉलेज में प्रॉब्लम। उसके बाद सर्विस में आ जाते हैं। सर्विस में आपको मालूम है कितनी टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, ऊपर वालों को भी आपको संभालना है, नीचे वालों को भी संभालना है। आप जरा सा भी डेविएट हो रहे हैं तो आपका क्या हाल हो जाएगा प्रमोशन में, सीआर में, ये गॉड नोस। तो उसके लिए फिर आप आ जाइए घर पे। घर पे सैकड़ों टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, समाज की हैं, फैमिली की हैं, इधर उधर की हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आदमी अपने ही उसमें इस तरह टूट चुका होता है कि वो इधर उधर बिल्कुल भी नहीं डाइवर्ट हो सकता, नहीं ध्यान दे सकता। तो इस चीज को कैसे सॉल्यूशन निकाला जाए, ये चीज की डिस्कस करने की, इस पर सोच करने की, अपने समाज को कैसे इससे उबारा जाए, कैसे निकाला जाए, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब अपने समाज में एक अपने ही मतलब जान पहचान में, शॉर्ट में कहूँगा कि उनका बहुत अच्छी सर्विस में थे वो, उनकी मिसेज भी अच्छी सर्विस में थी, लेकिन जब उनका बिहेवियर डिफरेंट होने लगा फैमिली से भी, और मे बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ही विल बी इन द टेंशन, तो उसकी बदनामी इतनी हुई कि समाज में, मतलब सामाजिक तरीके से भी वो समाज में अपने मतलब रिप्लाई नहीं दे पा रहा, समाज में मिक्स नहीं हो पा रहा, एक तरह से आइसोलेट हो जा रहा है। समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा बिकॉज उसके एटीट्यूड इस तरह से हो जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्टेन प्रॉब्लम्स। और प्रॉब्लम्स हो सकती है टेंशन, मेंटल टेंशन है, फाइनेंशियल टेंशन है, और बहुत से ऑफिस की टेंशन है, घर की टेंशन है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हमको not only common problems, we should also think over the problems of our society, what are the root cause of our society to improve the। संघर्ष करना तो आदमी तब करेगा, संगठित तो तब होगा जब वो
मतलब फ्री होगा, मेंटली फ्री होगा, चारों तरफ से अपने को संभाल पाएगा, तभी दूसरे को संभालेगा। तो मेरा मतलब ये है कि एक पॉइंट इसमें ये भी रखा जाए कि इसकी रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम्स की अपनी सोसाइटीज में, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वी कैन रेज ऑल दीज प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस इन डिटेल। दैट्स ऑल। थैंक यू वीरसेन जी। आप मुझे पूरी उम्मीद है आप जल्दी से जल्दी नोट्स बना के जरूर भेजेंगे इस सब चीजों का जी। वीरसेन जी ने जो बोला, कैन आई टेक 1 मिनट ओनली? सर आगे और ले लो, बाकी और थोड़े से जस्ट 1 मिनट सर आप प्लीज आगे ले लो, फिर देखता हूँ टाइम कितना बचेगा। सर एमसी वर्मा जी आप बताएं सर। आज का ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा और सभी लोगों के विचार भी हमने सुने। अब आगे और क्या करना है मैं थोड़ा सोच विचार के कुछ आगे बता पाऊंगा। आपके 2 पॉइंट आए हुए हैं सर, आपके जो ऑलरेडी फॉरवर्ड किए थे। एक संगठन, नहीं उन्हें रहने दो, डिस्कस करेंगे बाद में, और बाकी सोच के और कुछ बताते हैं जी। थोड़ा टाइम देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रवेंद्र कुमार जी, प्रवेंद्र कुमार जी हो या बाहर हो? हाँ नहीं हूँ, मैं हूँ। एक्चुअली मेरा वीडियो बंद हो गया है वहीं से कहीं से। चलिए नहीं यहाँ से बंद हो गया है, आपके इस एडमिनिस्ट्रेटर से शायद। ठीक है कोई नहीं, आप बोलिए आवाज आ रही है। हाँ तब देखिए अभी बहुत चीजें सुनी समझी, बात सुनी है अभी, लेकिन मेरा एक ये आ रहा है कि जो हम लोग सब चाह रहे हैं कि सोसाइटी में चेंजेस हो, सब लोग समझें चीज़ों को, तो सबसे पहली ज़रूरत है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर इम्पोर्टेंस का इशू है, बिकॉज के जो आदमी पढ़ लिख गया लेकिन उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो वो सोसाइटी के बारे में कुछ नहीं सोच सकता, चाहे नया लड़का हो या पुराना हो। या जो एम्प्लॉयमेंट मीन्स में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, जो अंडर एम्प्लॉयड है उनको भी मैं अनएम्प्लॉयड ही मानता हूँ। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट को जैसे रिकमेंडेशन जाने की बात हो रही है, तो उसमें एक इशू मैं ये भी एलोबरेट करके भेजूंगा कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द मेजर इशू। और जब आदमी को खाने पीने को कम से व्यवस्था हो जाएगी तभी आदमी सोसाइटी के बारे में सोच सकता है। अगर कोई सोचे कि कोई आप बेरोजगार लोगों को, वो डंडा लेके तो खड़े हो जाएंगे आपके साथ, किसी आंदोलन में खड़े हो जाएंगे, लेकिन सोचने वाली चीज वो नहीं कर सकती कभी, क्योंकि यहाँ हमको सभी काम सोच समझ के ही करना है, ऐसे नहीं चलना है, रैंडमली कोई काम करना है। तो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। तो मेरा तो यह है कि इस इशू पर भी हम लोग ध्यान दें, और मैं भी थोड़ा सा इस पर कुछ लिखकर आपको भेजूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू रविंद्र कुमार जी। बिशंबर सिंह जी। जय भीम साथियों। जय भीम। ये पी.आर. अम्बेडकर साहब के विचार बहुत अच्छे हैं। ये रुक। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मेरा सर ऐसे सोचना है कि मनुवाद से लड़ने के लिए हमें पहले अपने परिवार हमें पहले अपने परिवार से शुरुआत करनी पड़ेगी। हम यहाँ पे कितने क्लास 2 अफसर हैं, लेकिन अभी हमारे घरों में वही मनुवाद वाली सब तस्वीरें, वही भगवान उनके हैं, वो सब लोग हमारी जो महिलाएं हैं उनको नहीं छोड़ रही हैं। तो पहले उन पे हमें त्याग करना होगा और फिर इन विचारों पे आगे बढ़ना होगा। मैं प्रयास करूंगा इस संस्था में सहयोग करने के लिए। सर कुछ लिख के भेजिए जी। लिख के भेजेंगे तो कुछ नए विचार आएंगे। बोलने में हम बोल नहीं पाते हैं, कभी कभी लिख ज्यादा लेते हैं। और थैंक यू सर। टिकम सिंह जी। टिकम सिंह जी। यस सर। हाँ जी सर, बताइए सर। सर सभी के विचार बड़े अच्छे लगे सुनने में, और इनको बस कार्यान्वित करना है ताकि हमारे जितने भी डाउट रेज हुए हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाली प्लानिंग वाले, उनके ऊपर कुछ काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो इसमें हम प्रयासरत रहेंगे काम करने के लिए, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट निकलेगा सर। थैंक यू। लिखिए सर, लिखकर सजेस्ट कीजिए। हाँ सर, राजेंद्र प्रसाद जी आप कह रहे थे 1 मिनट में, सर बताइए आप 1 मिनट में, क्योंकि अब टाइम हो गया है सर। हाँ, वीरसेन जी कुछ बोल रहे थे, बड़ी सिग्निफिकेंट इन्होंने बात बतलाई कि पहले पढ़ाई में जूझता, फिर सर्विस में जूझता, अपने परिवार में जूझता। एक्चुअली जो धीमन साहब ने कहा, धीमन पी.आर. अम्बेडकर साहब ने जो कहा, उसमें ही इसका हल है।
एक्चुअली हम भयमुक्त तो कभी हो ही नहीं पाए, हमेशा हमें भय रहता है। सर्विस में रहते हैं, हम कई बार कोशिश करते हैं, इवन अपने कॉन्शियस के अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं। हम जानते हैं कि इससे ना देश का फायदा होगा ना समाज का फायदा होगा, पर कुछ है ऊपर से कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। ऐसे लोग बहुत कम हैं, क्योंकि उनको निकालो कॉन्शियस के हिसाब से, अपनी उसके हिसाब से, मतलब जो उनकी इंटेलिजेंस क्या कह रही है उससे मतलब थोड़ा सा डिसीजन लें। तो ये जो भय व्याप्त है, इस व्याप्ति को, जो भय का एक तरह से माहौल बना हुआ है चारों तरफ, उसी को खत्म करना एक अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होगी। यदि हमें भय नहीं है तो किसी चीज से भी भय नहीं है, किसी का प्रेशर से हमें कोई भय नहीं है, किसी से। तो मेरे हिसाब से कि फियरलेसनेस होना बहुत ही बड़ी बात है और ये अहम बात है। दैट्स खोल। थैंक यू सर, सभी सहकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों ने जल्दी से अगली मीटिंग होगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ये कुछ ना कुछ सबमिट करेंगे। सब अगर कुछ ब्रीफ करना चाहें तो सब कर दें और फिर खत्म करें। सुंदरपाल सिंह जी, अभी साथियों के बहुत सारे मेन एक्सपोज हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग प्रॉब्लम के रूट तक खुद पहुंच रहे हो। जी, सोल्यूशन भी बता रहे के रूट तक भी पहुंच रहे हो, तो जब रूट तक पहुंचोगे तो सोल्यूशन भी आप लोगों से बेहतर निकलेगा। मैं आप लोगों को एक सोल्यूशन के तौर पर, शॉर्ट टर्म भी सोल्यूशन है और वो लॉन्ग टर्म भी सोल्यूशन है और परमानेंट वे ऑफ सोल्यूशन है कि हम समाज को सोच विचार करने वाला बनाए। हमारा माइंड सेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कास्ट इज द बेसिक प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम ड्यू टू माइंड सेट। उन्होंने इस प्रकार का माइंड सेट किया कि हम संभावना नहीं खोज पाते। हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी बच्चे हैं, लेकिन वो नौकरी नहीं ढूंढने, कुछ धंधा करने की प्रेरणा नहीं मिल पाती। हम क्या करें, वहां पर वो पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढ पाते। इसलिए हमने आपको शॉर्ट टर्म में एक इशारा दे रहा हूं मैं कि आने वाले समय में हम हर स्टेट में ये महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग की ब्रांच आपकी देखरेख में शुरू करेंगे और जो जहां तक कर सके वहां हमारा आदमी परमानेंट टीचिंग करेगा, ताकि एक नए समाज को सोच विचार करने वाली मशीनरी डेवलप हो सके। सोच विचार का टूल्स, टेक्निक और मेथड ही हम पहले देना शुरू करें। हम फाइनेंशियल हेल्प कितना कर पाएंगे, क्योंकि हम गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट से हम इस इम्प्लीमेंट की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पर हम अपने आधार पर जो बात कर सकते हैं वो हम थोड़ा बहुत इकोनॉमी डेवलप कर पाएंगे। लेकिन बड़े पैमाने पर हम सोच विचार करने वाला बनाकर उसे खुद रास्ता ढूंढने वाला बना सकते हैं। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम आने वाले समय में लंच होगा। थैंक यू। ओवर टू नाहर सिंह जी। नाहर सिंह जी, नाहर सिंह जी नहीं, नाहर सिंह जी, हाँ है, नाहर सिंह जी है। यस, नाहर सिंह जी। जी सर, मीटिंग खत्म कर दीजिए। हेलो, हेलो, पेपर पे भी तो नोट करके जाए इनको। अच्छा, यही है। नाहर सिंह जी। जी सर। हाँ, क्लोज अप द सेशन। जी सर, जी सर। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को जिन्होंने बहुत कीमती समय था, पूरे देश के सारे इंजीनियर्स लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और साहब के मार्गदर्शन के लिए भी धन्यवाद। और इस मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। सर एक मिनट सर, सभी सहकारियों से अनुरोध है, क्या 8 से 9 कर दिया जाए इस मीटिंग का टाइम अगली बार? हाँ, इसकी सहमति मिल जाए। इसकी सहमति अगर दे दें आप ज्यादा हो जाता है, ताकि हम 10 बजे से पहले फ्री हो जाएं सब। ज्यादा बढ़िया रहेगा, सवेरे 8 बजे हम लोग कर ले, ज्यादा ठीक है सर। 8 से 9 सुबह मॉर्निंग में। ठीक है सर, ठीक है। अगले हफ्ते किसी को ऑब्जेक्शन हो, कुछ थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। मौन स्वीकृति नहीं, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो या तो फिर यस बोलिएगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से कुछ दिन के लिए इसे 9 से 10 ही रहने दिया जाए, जितने थोड़ा सा 1-2 महीने और थोड़ा मौसम भी ठीक है, जनवरी जाने देते हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, ओके सर। जनवरी में 9 से 10 तक रहेंगे, तो फिर फरवरी से देखते हैं, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। हफ्ते ये मीटिंग 8 से 9 होगी सर। चलिए ठीक है फिर।
जैसा आप समझे सर। ठीक है सर, ठीक है। चलो मम्मी, द्वारी ले आओ पराठा।